नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। 1 जुलाई और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्केट के बारे में जो ऑल टाइम हाई हमेशा टच करते जा रहा है। लगता है कि जैसे हमने वर्ल्ड कप जीता है सैटरडे को वही कंटिन्यू हो रहा है। मार्केट में भी हम लोग भी ऑल टाइम हाई टच करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। और क्या मैच था, क्या मैच था। चले उस बारे में हम लोग काफी बातें हो चुके, तो उस बारे में बात नहीं करते, चले मार्केट के बारे में बात करते हैं। सो मार्केट के बारे में एक चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि एट द एंड ये जो मार्केट ऑल टाइम है तो काफी प्रोमोटर्स उसका फायदा उठा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि काफी प्रोमोटर्स का स्टेक सेल हुआ है जो वन ऑफ द हाईएस्ट है पिछले कुछ सालों में। और आज हम लोग बात करेंगे किस कंपनी ने ज्यादा स्टेक सेल किया है और क्यों करते हैं ये लोग, और उसका स्टॉक मार्केट में क्या इम्प्लीकेशन है। तो थोड़ा ये डिटेल में बात करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुझे ये स्टेक सेल के बारे में आए तो, और काफी सारे स्टॉक जो हमने भी रिकमेंडेशंस में दिए वहां भी स्टेक सेल हुआ है, तो वो भी हम लोग देखते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चले इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, एंड तक बने रहे। एक प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा। और बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया है, डू लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग ले लेंगे। एवरी डे आफ्टर द मार्केटर्स ये वीडियो बनता है जो मैं करता हूँ। और गाइज, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो डोंट वरी, आई एम ऑथोराइज्ड टू गिव रिकमेंडेशन ऑल दैट। चले तो बात करते हैं स्टेक सेल की और प्रोमोटर सेलिंग की। तो यहाँ मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो 2024 में काफी बड़ा स्टेक सेल हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक्रॉस एक्रॉस द रीजन नो सभी जगह स्टेक सेल हुआ है। और रीजन मींस सॉरी सेक्टर्स। सो क्या रीजन है, पहले तो हम लोग समझते कि स्टेक सेल होने के रीजन क्या है। तो पहला तो एक रीजन मेनली जो आता है वो है बिजनेस एक्सपांशन। काफी सारे प्रमोटर्स को बिजनेस एक्सपांड करना होता है अपना, और पैसे की भी जरूरत होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो स्टेक सेल करते हैं बिजनेस के, और वहां से जो पैसा मिलता है ना वहां से वो एक्सपेंशन मोड में भी जाते हैं। तो एक रीजन होता है बिजनेस मोड का, बिजनेस एक्सपेंशन का। दूसरा रीजन एक होता है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंप्लायंस, जो जैसे एक मैनकाइंड में होता है कि जहां आपका बेसिकली होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग 75% से ज्यादा हो, तो वो कम करने के लिए एक स्टेक सेल होता है। आपको याद होगा बंधन बैंक में भी काफी हो रहा था जहां प्रोमोटर का होल्डिंग 80% से ज्यादा था, और बाद में एचडीएफसी ने एंटर किया था, एचडीएफसी बैंक। यानी आप लोग बोलेंगे क्या हमेशा स्टेक सेल नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट यही एजम्पशन होता है स्टेक सेल यानी स्टॉक के लिए नेगेटिव। प्रमोटर सेल क्यों कर रहा है? देखो बहुत सारे रीजन होते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रमोटर सेल करे यानी वो नेगेटिव ही होता है। काफी रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं जिसको कंप्लाइन करने के लिए भी बेसिकली प्रमोटर सेल कर सकते हैं। अगर अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है जियो का भी एक बड़ा स्टेक सेल हुआ था पहले। बहुत सारे पी और वेंचर कैपिटलिस्ट ने इन्वेस्ट किया था। और काफी सारे रीजन होते हैं स्टेक सेल करने। काफी टाइम क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई वो टेक्नोलॉजी नहीं है और कोई फॉरेन कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, तो आप अपना स्टेक एक्चुअली सेल करते हो, तो कोलैबोरेशन में आते हो। तो वो कंपनी जब आपके कंपनी में पार्ट बन जाती है तो वो ज्यादा अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी नो हाउ शेयर करती है। तो हमें रीजन जानना बहुत ही जरूरी कि स्टेक सेल क्यों हो रहे हैं और स्टेक सेल का मेन रीजन क्या है। अगर स्टेक सेल का रीजन ओके है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो एक तरह से आगे जाके वो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न जो होता है, जो सेबी के नॉर्म्स उसको कंप्लाई करने के लिए भी होता है, जो जैसे मैनकाइंड ने अभी किया था। तीसरा होता है डेट रिडक्शन। डेट यानी आपका डेट बहुत ही ज्यादा है, आपको डेट रिड्यूस करना है, तो इसलिए आप स्टेक सेल कर रहे हो। जैसे वेदांता ने रिसेंटली किया था। वेदांता का आपको भी पता है कि काफी डेट है, और वो डेट रिड्यूस करने के लिए काफी टाइम या तो वो फंड रेज करते हैं या तो वो स्टेक सेल करते हैं। काफी सारी चीजें करते रहते हैं वेदांता। तो यस, डेट रिडक्शन के लिए भी वो स्टेक सेल हुआ था इस बार। दूसरा रीजन आप फोर्थ गिन सकते हो कि प्रमोटर फैमिली होल्डिंग एडजस्टमेंट, पर्सनल कंसिडरेशन, जैसे सिप्ला एंड महिंद्रा महिंद्रा। कभी कभी क्या होता है कि प्रमोटर को ठीक है कुछ बेच के ये कह सकते हैं ना कि फिलैंथ्रोपी में जाना है या डोनेशन करना है, तो उसके लिए उनको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें भी स्टेक सेल हो सकता है। जैसे जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा में हुआ, सिप्ला में हुआ। इवन अगर हम लोग बात करें तो इंडिगो में भी आपने देखा होगा गंगवाल ने काफी शेयर बेचा। अब ऐसा नहीं बोलो कि वो डोनेशन के लिए, लेकिन हाँ काफी सारे रीजन होते हैं जहां उनको स्टेक से रिड्यूस करना होता है, स्टेक रिड्यूस करना होता है, इसलिए वो सेल पे होता है। अगेन
स्ट्रेटेजिक रिलायमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रमोटर, जहाँ भारतीय एयरटेल की बात करें, इंडस टावर की बात करें, वहाँ बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट के लिए होता है। और जैसे मैंने बोला, काफ़ी टाइम बाहर की कंपनी को बेसिकली स्टेक सेल करते हैं, क्योंकि उनका नो हाउ चाहिए, उनका बेसिक टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे पास नहीं। वो सिनर्जी पैदा करने के लिए भी ना ये स्टेक सेल होता है, जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा होता है। तो ये कुछ रीजन है जिसमें अभी रिसेंटली काफी स्टेक सेल हुआ। तो हम लोग बात करेंगे कितना स्टेक सेल हुआ है, अभी प्रमोटर ने कितना सेल किया है। तो उसकी बात करें तो NSE 500 प्रमोटर में अगर आप देखोगे 2019 में 24,100 करोड़ का स्टेक सेल था, 2020 52,700, 2021 37,800, 22 में 41,200। लेकिन जैसे ही आपको पता है 23 में मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया, तब 99,600। और अभी उसके बाद भी अभी तो उससे भी आगे है, हम लोग 24,140 के इंटेक्स पे है। और आप देखो अभी कितने महीने हुए, अगर हम लोग ने सिर्फ 6 महीने खत्म किए और अभी तक ऑलरेडी 87,400 करोड़ का स्टेक सेल हो गया। नाउ आप बोलोगे तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि स्टेक सेल हो रहा है यानी प्रमोटर को अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं होता है, आपको कंपनी टू कंपनी स्पेसिफिक देखना होता है। एक होता है प्रमोटर को लगता है यार चलो ये मेरे शेयर का मैक्सिमम प्राइस है, मुझे निकलना है थोड़ा, सो रिड्यूस करते हैं, वो नेगेटिव होता है। लेकिन एक होता है कि जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेटेजिक कम वो बेसिकली अलाइनमेंट के लिए वो लोग कुछ करते हैं, स्टेक सेल या रेगुलेटरी के लिए, कंप्लायंस के लिए करते हैं। और बाद में एक बार आप स्टेक सेल करते हो, फिर सामने एंट्री किसकी होती है वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर अगर एक्चुअली एंटर करते हैं वो कंपनी में, तो वो उस कंपनी के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव हो जाती है। तो ये सब भी हमें देखना पड़ता है कि जब आप स्टेक सेल करते हो तो एंट्री लेवल पे कौन आ रहा है, किसने एक्विजिशन किया है, म्यूचुअल फंड है, वीसी है, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, क्या वो कोई डोमिनेंट पोजीशन वाला प्लेयर है। अगर डोमिनेंट पोजीशन वाला प्लेयर है तो फिर वो स्टॉक की बल्ले बल्ले है, क्योंकि ऐसे कोई कंपनी एंटर करती है वो स्टॉक में, तो उसके कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप देख सकते हो किस तरह से इस साल में एक बड़ा स्टेक सेल हुआ है अक्रॉस द कंपनीज, अक्रॉस NSE 500। अगर हम लोग बात करें कहाँ मैक्सिमम स्टेक सेल हुआ है, तो इंश्योरेंस में 35,900, आईटी में 36,300, ऑटोमोबाइल्स में भी काफी बढ़ के 30,500, जिसमें इंडस टावर, एयरटेल और वो सब शामिल है। फाइनेंशियल्स में 33,700, टेलीकॉम में 31,200, सॉरी ऑटोमोबाइल्स में ये मैंने जैसे बोला इंडस और एयरटेल का टेलीकॉम में, ऑटोमोबाइल्स में काफी अदर कंपनीज है, M&M में उसमें शामिल है, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया। इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज में 25,700 है और बैंक्स में 19,400 है। सो ये सब सेक्टर है जहां मैक्सिमम स्टेक सेल हुआ है इस साल में। अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर कंपनी में स्टेक सेल हुआ है तो सामने कौन सी कंपनी बाय कर रही है, और ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। देखो जस्ट स्टेक सेल हुआ है तो ऐसा मत सोचो कि हमें सेल कर देना चाहिए, नहीं, हमें देखना है कि सामने कौन कंपनी एंटर करेगी, कौन से म्यूचुअल फंड एंटर करे। जैसे एक एक एग्जांपल की तरह की बात करें तो अगर हम लोग बात करें कि आवास फाइनेंशियल में देखो, फाइनेंसर्स में ऑलमोस्ट 39% प्रमोटर था, वो कम होकर 26 हो गया। लेकिन यहाँ देखो म्यूचुअल फंड ने 5% से स्टेक बढ़ा के ने पिछले सवा साल में ऑलमोस्ट 21% ले गए। तो म्यूचुअल फंड आ रहे हैं। अगर अब लोग बात करें वर्लपूल की 75 का 51 हो गया, लेकिन आप देखो म्यूचुअल फंड ने वो पूरा ऑलमोस्ट स्टेक से बाय किया है। टीम केम में भी अगर 67.8% है, जो कम होके प्रमोटर का 57% और म्यूचुअल फंड का 11.2 से ऑलमोस्ट 20%, विच इज क्वाइट गुड। आइनॉक्स विन में 72% प्रमोटर था, जो 52.9, और देखो म्यूचुअल फंड पर कोई भी एक्चुअली उसका था नहीं, कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं थे, और वो बढ़ के अभी 8.3% हो गया। तो ये सब चीजें होती है, तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि स्टेक सेल तो हो रहा है, और वो नॉर्मली आपको दूसरे दिन ही पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े प्लेयर ने एंटर किया। अगर बड़े बड़े प्लेयर ने एंटर किया है यानी दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर द कंपनी। सिमिलरली अगर हम लोग बात की कौन सी कंपनी के बड़े बड़े स्टेक सेल हुए, तो इंटर ग्लोब एविएशन, राकेश गंगवाल, जिन्होंने 6,700 करोड़ का सेल किया, आपको भी पता है।
गंगवाल जो प्रमोटर, जो 2 मेन प्रमोटर उसमें से एक राकेश गंगवाल, जिन्होंने काफ़ी हद तक स्टेक सेल किया। इवन इंटरग्लोब एविएशन, इंटरग्लोब एंटरप्राइज वो भी 3,300, तो दोनों मिला के ऑलमोस्ट अगर आप बात करें तो 10,000 करोड़ का तो स्टेक सेल इंटरग्लोब में हुआ है। एम्फेसिस में भी बीसीपी, जिन्होंने ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 3 साल में 5x रिटर्न मिला है। काफ़ी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर इनिशियली एंटर करते हैं और जब उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है तो वो एग्जिट भी हो जाते, तो आपने देखो वो ऑलमोस्ट 6,700 और तगड़ा पैसा कमाया। बीसीपी ने तगड़ा पैसा कमाया। भारतीय एयरटेल ने, पेस्टल ने 5,800 करोड़, वेदांता में 4,000, जो हमारी बात हुई, वर्लपुल ने 3,800, मदरसम में 3,600, सिप्ला में जहाँ बोला कि प्रमोटर ने बेसिकली खुद के लिए ये सेल किया था 2,100, टिमके में 1,900 और जेडएफ कमर्शियल में 2,100। सो ये कुछ कंपनीज है जहां बड़े बड़े स्टेक सेल हुए। ओके, अगेन देखो, जब भी स्टेक सेल होता है तो जरूरी नहीं है कि आपको वही प्राइस में, देखो आपको अगर बड़ा स्टेक सेल करना है तो मार्केट में बायर तो चाहिए, और जब वो स्टेक सेल करते हैं तो सामने वाले भी को पता होता है कि किसको बाय करना है, तो वो एक डिस्काउंट में देता है। क्योंकि क्या है कि ये तो ऐसी बात हुई ना कि आप बल्क में बाय कर रहे हो, या वो कहते हैं होलसेल में बाइंग करते, तो रिटेल प्राइस से आपको सस्ता मिल रहा है। वैसे ये जो ब्लॉक डील होती है ना, वो मार्केट प्राइस से सस्ती होती है। जैसे वेदांता ने 5% डिस्काउंट में दिया, कैफीडे में 5%, देन बीजीआई एनर्जी में 6 to 15%, एपीएस में 9%, जेडएफ कमर्शियल में 11%, मल्टीपल इंडस टावर्स में 6 to 7, 12, आईआरबी में भी 12% था, आइनॉक्स में 8 था। तो ये अगर आप देख सकते हो कि मल्टीपल लेवल पे बाइंग होती है, और वो डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो बाई करता है वो तो बल्क बाइंग कर रहा है तो वो डिस्काउंट मांगेगा, और वो काफी टाइम तो मार्केट अवर से पहले ही वो डील हो जाती है, और ये एक्सचेंज को बता के होती है, ऐसा नहीं कि हवा में होती है, ये सब बताया जाता है और वो स्टेक सेल हो जाता है। लेकिन हाँ, काफी टाइम डिस्काउंट में स्टेक सेल होता है क्योंकि बायर को बेनिफिट मिलता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि कौन सी कंपनी ने मैक्सिमम सेल किया है, तो इंडस टावर उसमें अभी हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 153 बिलियन यानी 15,300 करोड़ का इंडस टावर में स्टेक सेल हुआ है। और आपने देखो इंडस टावर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसा तो नहीं कि इंडस टावर ने परफॉर्म नहीं किया है। इंडिगो ने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपीज, टीसीएस 9,300 करोड़, एम्फेसिस 6,700, जैसे मैंने बोला वो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर। सिमिलरली वेदांता 5,900 करोड़, भारतीय एयरटेल 5,800 करोड़, वर्लपूल 3,900 करोड़। तो ये आप देख सकते हो कि बड़े बड़े जो मर्की प्लेयर है, किन किन ने बेसिकली सेल किया। सिप्ला ने भी 2,800 और पॉलीकैब ने भी ऑलमोस्ट 2,300 करोड़। सो ये चीज अभी काफी स्टेक सेल हुए, लेकिन स्टेक सेल हुए तो क्या ये सब कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी? नहीं, इंटरग्लोब तो ऑल टाइम हाई टच हो रहा है। भाई ऑफ कोर्स अभी नीचे आया, लेकिन कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बीच में स्टेक सेल हो, उसकी वजह से क्या होता है, एक प्राइसिंग प्रेशर आ जाता है। सिमिलरली भारतीय एयरटेल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडस टावर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको यही देखना है कि स्टेक सेल का रीजन क्या है, और वो आपको कंप्लीटली बेनिफिशियल में आ सकता है। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहता था ओवरऑल कि क्या अभी स्टेक सेल हुआ है। एंड गाइस, बिफोर आई गो गाइस, होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो गाइस एक रिक्वेस्ट है, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड गाइस, आपके कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग स्टॉक मार्केट सेक्टर, प्लीज कमेंट बॉक्स में, आई ट्राई टू टेक इट नेक्स्ट टाइम। चले, और गाइस आपको जानना भी है कि हम लोग किस तरह से स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वी आर सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, लिंक दी गई है, वो आप क्लिक करके हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हो। चलिए भाई, हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। जो पिछली बार जो क्वेश्चंस काफी लोगों ने पूछे थे, और लास्ट वीक में था नहीं, बाद में मैं फ्राइडे में वीडियो किया था, लेकिन काफी क्वेश्चन आए, तो चलिए उस पर बात करते। तो पहला क्वेश्चन है शोभन चौधरी 69 का, वो पूछे कि सर LIC के लिए बताइए क्या होने वाला है। LIC ओवरऑल अगर हम लोग वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो नो, काफी कह सकते हैं ना कि अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू प्राइवेट कंपनीज। तो क्या मीनिंग हुआ कि LIC जाके बाय करना चाहिए? नहीं, आप देखो LIC ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में काफी कंफर्ट है, लेकिन वो ये कि उसको भी बिजनेस लाते रहना है। ऑफ कोर्स अगर हम लोग जैसे मैं बात करूँ HDFC लाइफ ले लो, या बजाज ले लो, या
आईसीआईसीआई ले लो, एक्सिस ले लो, ये सब जो है ना वो काफ़ी सब लोग डिजिटल है। एलआईसी इंश्योरेंस ने अभी तक भी पूरा अपना प्रोसेस डिजिटल नहीं कर पा रहे, कितना इतना वाइड स्प्रेड हो गया और वो पूरा अभी भी मैनुअल चल रहा है। तो काफ़ी एंगल में एलआईसी पीछे है अगर आप लोग सिस्टम की बात करें वो, लेकिन अभी भी ट्रस्ट है। किसी भी अगर आप बोलोगे तो पॉलिसी के नाम है तो एलआईसी का नाम पहले आता है, लेकिन वही है कि सालों बाय साल क्या एलआईसी अपना बिजनेस लॉस करेगी कंपेयर टू एचडीएफसी और आईसीआईसीआई की बात कर ले, कोटक की बात करें, इन सब में इवन एसबीआई लाइफ की बात करें तो यही है, ये देखना रहेगा। बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप एलआईसी होल्ड कर रहे हो शोभन चौधरी, कोई टेंशन नहीं है, आप होल्ड करते रहना है। अगेन नॉट रिकमेंडेशन, जस्ट अ सजेशन, आप खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिएगा। देन दूसरा एक क्वेश्चन है बेसिकली या सीतारामन डोट दपानी का कि सीएजी ऑफ एयरटेल इज 41% विच इज गुड पॉइंट। ये क्वेश्चन इसलिए रिलेटेड कि लास्ट टाइम हमने टेलीकॉम का जो बेसिकली फ्राइडे को सेशन किया था उसमें हमने टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ही डिटेल में बताई थी और ओवरऑल यस 33 ऑलमोस्ट 41% सीएजीआर है एयरटेल का इन लास्ट फ्यू इयर्स, विच इज क्वाइट गुड, स्टॉक ने परफॉर्म अच्छा किया है और वो पी री रेटिंग हुआ है, ना कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी जंप आया। लेकिन जो टैरिफ हाइक हुआ कल ही आपको भी पता है कि टैरिफ हाइक हुआ, जैसे थर्सडे शाम को जैसे ही जियो ने बेसिकली अपना टैरिफ हाइक किया 15 to 20%, और वोडाफोन और एयरटेल दोनों ने अपना टैरिफ हाइक किया और आई थिंक 3 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट होगा, वो भी 6 to 20% के बीच में है। तो ओवरऑल ये सब फायदा होगा टेलीकॉम कंपनी को। और टेलीकॉम कंपनी में देखो ये एक बड़ा कहते हैं ना कि इंडिकेटर आ चुका है कि अभी बेसिकली एक प्राइस हाइक आते रहेंगे। देखो जब भी प्राइस हाइक होते हैं ना उसमें जो बेनिफिट डायरेक्टली नेट प्रॉफिटेबिलिटी में जाता है। क्यों? क्योंकि उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और वो सब तो है ही, प्लस उनका जो सेटअप है सब कुछ रेडी है। अभी जस्ट अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इन सब कंपनियों में यही अभी फायदा है टेलीकॉम इंडस्ट्री में कि अभी ये जो प्राइस हाइक होगा, और समझ लो हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट 3-4 साल हर साल अगर 5 to 10% हाइक आता है, चलो 5% हाइक, तो इनका डायरेक्टली बेनिफिट नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे जाएगा। इंडिया स्टिल इज द वन ऑफ द लोवेस्ट इंटरनेट चार्जिंग नेशन कंपेयर टू अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हम लोग वर्ल्ड से तो काफी लो है, तो ये यही चीज कंपनी के बेनिफिट पे जाती है और कंपनी को इसी इसी का बेनिफिट बड़ा मिलता है कि भाई हम लोग लोवेस्ट चार्ज करते हैं और आगे भी बड़ा स्कोप है बढ़ने का। और आपको भी पता है 3 ही प्लेयर है, जियो हो, एयरटेल हो और अभी वोडाफोन है, इनको फायदा मिल सकता है। चले तो ये बात थी कि देन बेसिकली 1 मिनट दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि सर क्या वोडाफोन को अवॉइड करना चाहिए, श्याम बोल रहे हैं। वोडाफोन देखो एट द एंड ऑफ द डे वो है तो रिस्की स्टॉक, रिस्की तो है क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुका है, और लेकिन देखो रिवाइवल आता है तो उनके लिए बेनिफिट, लेकिन आगे जाके किस तरह से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, किस तरह से वो फंड रेजिंग कर सकते हैं और क्या वो सब्सक्राइबर बेस बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक बार आपने सब्सक्राइबर जो, अगर हम लोग वोडाफोन आइडिया की बात करें तो पूरा सब्सक्राइबर बेस जब वो नंबर 1 थे वो पूरा चला गया है रिलायंस के पास, वापस खींचना इजी नहीं होता है। तो वही है कि आगे जाके देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो प्रॉफिटेबली बढ़ते हैं, क्योंकि 2,10,00,000 के आसपास उनके पास डेट है। तो 2,10,000 ये छोटी फिगर नहीं होती है, उनका इंटरेस्ट कॉस्ट ही पूरा प्रॉफिट खा लेते हैं। तो देखना है कि सर्वाइवल किस तरह से होता है, लेकिन अभी जो न्यूज़ है अभी काफ़ी पॉजिटिव है वोडाफोन के लिए। ददिल्या कुमार मोतीलाल ने पूछा है कि टाटा एलेक्सी कैन आई बाय नाउ। टाटा एलेक्सी ददिलाल बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन अभी भी हाई है ओवरऑल, लेकिन हाँ एक एक तरह का कहते हैं ना कि स्पेशलाइज्ड कंपनी है आईटी में जिसके कॉम्पिटिटर कम होते हैं, और लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि टाटा एलेक्सी वो काफ़ी कुछ कुछ मेन प्लेयर पे डिपेंडेंट है, तो वैल्यूएशन आए, अदरवाइज कंपनी में कोई ऐसा प्रॉब्लम है। अगर हम लोग टाटा एलेक्सी, केपीआईटी या टाटा टेक्नो सब की बात करें तो ये सब एक ही रेडार में आते हैं, और उसमें थोड़ा मुझे अभी भी ठीक ठाक लग रहा है वो है
अपना KPIT, बट अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट अ सजेशन, बट यस खुद का एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर। लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है। आई थिंक ओवरऑल आपको देखना चाहिए कि आगे जाके एक आध क्वार्टर में रिजल्ट कैसे आते हैं। लेकिन हाँ, अगर साइकिल ट्रेंड चेंज होता है आईटी के लिए, जो होने के चांसेस है कुछ महीनों में, जैसे ही कहते हैं ना कि इंटरेस्ट रेट कट होगा यूएसएल में, उनको फायदा होगा। लेकिन हम लोग अगर बात करें तो आईटी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कह सकते हैं कि ये सेक्टर है, क्योंकि कुछ महीनों से उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। चेंगी चंगिन थेवे, ओके, चेंजिंग पाथवे, ओके, चेंजिंग पाथवे का क्वेश्चन है कि एसबीआई, रिलायंस, अदानी गोइंग टू परफॉर्म, हाउ इट इज गोइंग टू परफॉर्म। तो मुझे लग रहा है कि तीनों स्टॉक आपको रखने चाहिए अभी, क्योंकि रिजल्ट तो आ चुका है, और रिजल्ट कौन सी बात करूं, इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, तो मोदी जी तो अभी पावर में है। लेकिन ये तीनों स्टॉक्स में अभी भी मुझे लग रहा है कि रिलायंस रिलायंस जियो की वजह से अच्छा चल रहा है, एसबीआई भी ओवरऑल गुड है, अदानी भी आपको रुकना चाहिए क्योंकि काफी बड़े एक्सपेंशन प्लान है, और उनकी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी काफी अच्छी है। तो आई थिंक ओवरऑल तीनों स्टॉक में रखना चाहिए। और अगेन प्लीज अपने रिसर्च करके इन्वेस्ट करिए गाइस। आपको लग रहा है ये तपन बार बार क्यों बोला है, मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको कोई रिकमेंडेशन समझ के आप उसमें इन्वेस्ट कर ले। लेकिन हाँ, ये चीज बोलनी जरूरी है, क्योंकि कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन सर होप, पंकज जैन, होप इज एवरीवेल इज वेल इन द फैमिली, लास्ट वीक नॉट अवेलेबल। हाँ, एक रीजन की वजह से मैं अवेलेबल नहीं था 1 वीक। सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है पंकज जी, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। ओके, दूसरा क्वेश्चन है सर, कैन वी बाय हुडको, पीएफसी, आरईसी, आईआरडीडी, इंडिया होटल्स। अब यही सब स्टॉक जो है ना, पब्लिक सेक्टर स्टॉक है, और हुडको, पीएफसी, आरईसी, आईआरडी है, तो आप रुक जाओ, क्योंकि ये जो कोई भी कैबिनेट मिनिस्ट्री में चेंज नहीं हुआ है, वो सब एक तरह से पॉजिटिव गया है ये सब कंपनीज के लिए, और ओवरऑल सब वापस सोचे कि चलो रिफॉर्म्स कंटिन्यू होगी, इवन दो ये बेसिकली कोएलिशन वाली सरकार है। लेकिन आई थिंक यहाँ से इतना भी खराब नहीं है। आई थिंक अगर आप होल्ड कर सके तो प्लीज होल्ड कीजिए। बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व डीएसपी, आई थिंक ओवरऑल कोई इशू नहीं है डीएसपी, क्योंकि लेकिन ठीक है, वो स्लो मूव होगा, इतना फास्ट मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है, अगर आप बात करो तो मैं हमेशा जाऊंगा कंपेयर टू बजाज फिनसर्व, आई गो टू बजाज फाइनेंस। तो वो चीज़ है, बट ओवरऑल आई थिंक थिंग्स आर ओके। लेकिन हाँ, अगर दोनों की बात करें, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, तो आई गो फॉर बजाज फाइनेंस। तो चलेगा, इस यहाँ तक रखते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, और आपके कोई क्वेश्चन डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। और आप हमारे नेक्स्ट वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हो कि हम कैसे ज़्यादा अच्छी तरह से एनालिसिस कर, हम किस तरह से आपको रिकमेंडेशन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, वो मैं यहाँ बताया गया है, लिंक दिया गया है, वो आप अटेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मैं आपको मिलता हूँ कल।